ओके, देखिए बताएगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य से है? संतूर वादक थे। सही है। आगे आपको बताना है भारत संघ का यानी भारतीय संघ कार्यपालिका जो है केवल किस व्यक्ति में निहित होता है? राष्ट्रपति में, यानी संघ का कार्यपालिका जो किसमें? राष्ट्रपति में, और वास्तविक जब लग जाता है तो प्रधानमंत्री में हो जाता है। सही है। आगे आपको बताना है सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक हो जाएंगे। सही है। आगे बताना पंचतंत्र जो है किताब के लेखक कौन? विष्णु शर्मा थे। बिल्कुल सही है। आगे बताना रूस के पूर्व जो है शासकों को क्या किस नाम से जानते हैं? तो रूस के पहले शासक को जो है जार के नाम से जानते थे। तो सुनने को मिलता है जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस प्रथम, ऐसे करके। तो रूस के शासक को किस नाम से जानते थे? जार के नाम से। आगे बताना है आपको, ठीक है, अन्न के पाचन के लिए पेट में कौन सा अम्ल का स्रावन होता है? HCl का होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है। कहां से? पेट से, यानी आमाशय से। आगे बताना है आपको हीरा मूलतः जो है क्या है? एक प्रकार का कार्बन का अपरूप है। बिल्कुल सही है। आगे बताना भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। और तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है पंचतंत्र के लेखक कौन? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है देवदार पेड़ भरपूर मात्रा में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। आगे बताना है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाए जाते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सही है। आगे बताना है दो राज्यों के बीच विवाद जो है सुलझाने का अधिकार किसके पास होता है? तो उच्चतम न्यायालय के पास होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। यानी दो राज्यों के बीच का जो है विवाद सुलझाने का जो है अधिकार किसके पास होता है? उच्चतम न्यायालय के पास होता है। आगे बताना पृथ्वी का व्यास जो है कहां पर अधिक होता है? ठीक है, तो इसका भूमध्य रेखा पे अधिक होगा ना। ध्रुवीय, देखिए आप सुनिए, पृथ्वी का एक होता है भूमध्य रेखीय व्यास और एक होता है दूसरा ध्रुवीय व्यास। ठीक है, तो भूमध्य रेखीय व्यास होता है 127.56 किलोमीटर और विषुवत रेखीय व्यास होता है 127.14 किलोमीटर। इसी को भाषा में याद रखें 12,756, 12,714। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो विषुवत रेखीय व्यास अधिक होगा और ध्रुवीय व्यास कितना कम होगा? तो ये पूछा जाता है कि विषुवत रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितने का है? 42 किलोमीटर का। कितने का है? 42 किलोमीटर का अंतर है पृथ्वी का ध्रुवीय और विषुवत रेखीय व्यास में। आगे बताएगा अपसौर की घटना। आप लोग को अपसौर उपसौर सब बताए हुए है ना। अपसौर की घटना किस तिथि को होती है? अपसौर की घटना अपसौर 4 जुलाई। और मतलब अधिक, ध्यान रखिएगा, अधिक अधिक जुलाई में अधिक या जनवरी वाला अधिक, यानी 4 या अधिक या 3 अधिक, तो 4 ना। ठीक है, तो 4 जुलाई को अपसौरिक घटना और उपसौरिक घटना की बोले तो 3 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में यदि बोले हैं तो एपीहिलियन और पेरीहिलियन। तो पेरीहिलियन पास वाला, यानी प से पेरी, प से पास, तो पास वाला यानी नजदीक वाला, तो कौन सा हो जाएगा? 3 जनवरी का। और एपीहिलियन हो जाएगा दूर, 4 जुलाई का हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है पौधे में कौन सा उत्तक जो है पानी का संवहन करता है? जल। जाइलम उत्तक जो है जल का संवहन करता है। ठीक है, और फ्लोएम किसका करता है? खाद्य पदार्थों यानी खनिज पदार्थों का जो है संवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, आगे बताना है सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। सही है। आगे बताना है सूरीनाम का पुराना नाम क्या है? सूरीनाम का पुराना नाम डच गुयाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरीनाम का पुराना नाम क्या हो जाएगा? डच गुयाना हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है चाय यानी को जो है हरित सोना के रूप में जानते हैं, ग्रीन गोल्ड चाय को जाना जाता है। और आगे बताना है ग्रीन गोल्ड चाय हो जाएगा। आगे बताना है दिल्ली का जो है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जो है कब हो जाता है? 1210 में ना। 1206 में गद्दी पे बैठा ही था और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बताना एलोरा में जो कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट शासक के द्वारा, जो कि कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आगे आपको बताना है छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई। ठीक है, जीजाबाई हो जाएगा। और शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। और इनके दादा का क्या नाम? दादाजी कोंडदेव। और शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव ही थे राजनीतिक गुरु। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास हो जाएंगे आध्यात्मिक गुरु। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में हुई थी। बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, आगे बताना, भारत की जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है किसको प्राथमिकता दिया गया था? कृषि को प्राथमिकता दिया गया था भारत की जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अब जो है ना इकोनॉमिक्स से कुछ क्यूज करवाते हैं। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक्स जो है मात्र 26 पेज में बता दे रहे हैं सभी लोग को। इकोनॉमिक्स मात्र 26 पेज में जो है कंप्लीट आ गया है। इसका पीडीएफ होगा तो आज रात तक में, नहीं तो कल तक जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, ठीक, एक दिन के लिए मात्र टेलीग्राम चैनल पे रहेगा, एक दिन के लिए पीडीएफ। इसके बाद एप्लीकेशन पे ये पीडीएफ अपलोड होगी। मात्र 11 रुपया इसका दाम रहेगा, परचेज करके प्रिंट करवाएंगे सभी लोग। फ्री का चीज का लोग ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। यूट्यूब पे भी जो भी लोग हैं एक दिन के लिए टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगले दिन से एप्लीकेशन से डाउनलोड करके, यानी डाउनलोड करके 11 रुपया पेमेंट करके करवाएंगे। ठीक है, चलिए, जो कि इतना जान लीजिए, अभी तक का जितना भी एग्जाम होगा, सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को दे दिया गया है, और जो कुछ क्वेश्चन या तो पूछा जाएगा वैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन है। हम अभी एक पेज पढ़ेंगे और आपको एक पेज में पता चल रहा है क्या है नहीं है। सो ठीक है, चलिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, आगे बताना, अर्थशास्त्र की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? ठीक है, जो कि नया क्वेश्चन लगेगा। अर्थशास्त्र की छोटी आर्थिक इकाइयों का जो अध्ययन जो है किस अर्थशास्त्र की शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो इसका नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था मानी भारत की। ठीक है, कैसा है? हाँ, विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी विकसित नहीं है, कैसा है? विकासशील है। और जो है विकसित देश समझ रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, उस विकसित हो। आगे आपको बताना है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की अर्थव्यवस्था है? तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो किसका है? अमेरिका का अर्थव्यवस्था है। और आगे बताना, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है? तो चीन का अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में क्या स्थान? 5वां स्थान है। ठीक है, आपको बताए सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है विश्व में क्या स्थान है? 5वां स्थान हो जाएगा। सही है, आगे बताना, क्रय शक्ति जो है समता के अकॉर्डिंग, यानी इसे परचेजिंग पावर प्रायोरिटी दिया जाता है, ट्रिपल पी। ठीक है, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी यानी क्रय शक्ति समता, यानी ट्रिपल पी के आधार पर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में क्या स्थान? 3रा स्थान है। ठीक है, 3रा स्थान, ध्यान रखिएगा। आपको भी बोले सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के अकॉर्डिंग भारत का क्या स्थान? 5वां स्थान हो जाएगा। और आपको बोले परचेजिंग पावर प्रायोरिटी यानी कि जो है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 3रा हो जाएगा। आगे बताना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री का विचार है? ठीक है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? तो जे.एम. किन्स का नाम सुने होंगे। पूरा नाम है जेम्स मेनार्ड किन्स हो जाएंगे। कौन होंगे? जे.एम. किन्स। और इन्हीं के द्वारा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना प्रेरित है। ठीक है, आगे आपको बताना है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो न आयात न निर्यात, यानी कि आयात निर्यात बंद की स्थिति को जो है क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। आगे बताना है, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? तो संयुक्त क्षेत्र मतलब निजी और सार्वजनिक। ठीक है, संयुक्त क्या हो जाएगा? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को जो है कौन दर्शाता है? ठीक है जी, संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा दर्शाता है। आगे बताना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? सोच के बताइएगा। अमेरिका हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। बिल्कुल सही, रूस हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है आपको ये बताना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है कीमत किससे निर्धारित होती है? तो व्यापार, यानी कहने का मतलब पूर्ति एवं मांग के द्वारा जो है निर्धारित होता है। कहने पूंजीवाद मतलब पूंजी कहां से? तो जब तक मांग और पूर्ति, कहने का जितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंग है, जो उसे हमें अवेलेबल करना पड़ेगा, उस कौन सा अर्थव्यवस्था हो जाएगा? पूंजी अर्थव्यवस्था, यानी पूर्ति और मांग के निर्धारित है। आगे बताना है, रखो और निकालो। ठीक है, किस अर्थव्यवस्था की नीति है?
यानी रखो और निकलो यानी निकालो कि जो है किस अर्थव्यवस्था की नीति है, यह जो है पूंजीवादी। कहने का पूंजी वाला में क्या है कि या तो वस्तु को आप रखिए नहीं तो निकालिए, अगर देख रहे हैं कि घाटा लगने की स्थिति, चलो इसको जो ही आता है उसे बेच के इसे निकाले। तो रखो और निकलो की नीति जो है या निकालो की नीति जो है किसके द्वारा, कौन सी अर्थव्यवस्था का है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नीति है ये। ठीक है, आगे आपको बताना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होता है, तो निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। आप जानते कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु खरीद के लाता है, ठीक है, उसे क्या होता है अपने जो उसका अधिकार किसके पास होता है, उसके पास होता है। मन होता है तो उसे 20 रुपए केजी बेचे या 25 रुपए केजी बेचे या फिर उसे जो घाटा लगा के 5 रुपए केजी बेचे, कोई कहने वाले नहीं। ठीक है, तो उस पर किसका अधिकार होता है, निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, पूंजीवादी अधिकार। ठीक है, अर्थव्यवस्था में आगे आपको बताना है समाजवादी अर्थव्यवस्था पर जो है किसका नियंत्रण होता है, तो सरकार का होता है, क्योंकि समाज को लेके चलना होता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण होगा, समाज का नियंत्रण होगा, बिल्कुल सही है। और आगे आपको बताना भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और अभी थोड़ा देर पहले बताए थे मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है किनके द्वारा प्रेरित है, ये तो जेएम कीन्स के द्वारा। ठीक है, आगे आपको बताना है और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था में आती है, विकासशील अर्थव्यवस्था में आती है। ठीक है, चलिए आगे बताना मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ही होता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का जो सह अस्तित्व होता है, यानी दोनों का जो क्या दोनों का वही बात हो गया। ठीक है, आगे आपको बताना है। चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था, बिल्कुल सही है, फ्रांस हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किस व्यक्ति को दिया गया था, अमर्त्य सेन को। सर्वप्रथम जो है हाँ ठीक है, सर्वप्रथम जो है भारत में जो है किस भारतीय व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था, अमर्त्य सेन को। कब मिला था, 1998 में मिला था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था और भारत रत्न पुरस्कार इन्हें जो है 99 में मिला था। कब मिला था, 1999 में मिला था अमर्त्य सेन को। आगे यदि हम बात करते हैं मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था और मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न मिला था। लेकिन 9 से नोबेल 9 से ठीक है 79 की बात करते हैं, 79 तो 1979 में किसको मिला था, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। और 80 में यानी इकाई अंक 9 की बात हम करते हैं। ठीक है, और 1980 में क्या हो जाएगा, भारत रत्न। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है किसको, अमर्त्य सेन को जो है 1998 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार और 99 में क्या मिल जाता है, भारत रत्न पुरस्कार मिलता है। आगे बताना है नोबेल पुरस्कार के में जो है यानी कहने का मतलब जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिया गया था, 1969 में। यानी कि जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1969 में हुई थी, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति किनको पुरस्कार मिला है, अभिजीत बनर्जी को। अभिजीत बनर्जी को मिला था, कब मिला था, 2019 ना, 2019 में मिला था अभिजीत बनर्जी को, जो कि ये दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे भारतीय मूल के। ठीक है, अभी तक बताइए ना, करीब हम लगता है 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास पूछे होंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा जो एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता या नहीं पूछा जाने लायक नहीं। चलिए आगे यदि हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही जा रहे थे, महबूब उल हक के द्वारा। किसके द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में किया गया था। किनके द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा। आगे बताना है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से जो है ऊपर किस अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, विकसित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जो है एक निर्धारित स्तर से ऊपर, मतलब एक स्तर जो होता है व्यक्ति का उससे ऊपर कब होगा, जब विकसित अर्थव्यवस्था होगी। विकासशील में तो स्तर से ऊपर नहीं हो सकता है ना, उससे नीचे रहेगा। तो उससे ऊपर की बात यदि करते हैं तो कब हो जाएगा, विकसित ठीक अर्थव्यवस्था। आगे बताना है अहस्तेप के सिद्धांत यानी लेसेज फेयर का प्रतिपादन किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं गवर्नर जनरल में नहीं है, वो अहस्तेप का वो जो सर जो शोर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो क्योंकि हम यदि मतलब जो है शोर नहीं करना है यानी हस्तक्षेप नहीं करना है किसी को, वो सर्जन शोर के द्वारा कहा गया था। लेकिन अभी आप इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है
और हस्तक्षेप के सिद्धांत की बात करते हैं, ठीक है, जो कि लेसेज फेयर का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बताना है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? बिल्कुल सही है, न्यास, ठीक है, न्यास सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर हो जाएगा? न्यास सिद्धांत पर। आगे बताना, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है, बिल्कुल सही। आगे बताना, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो है अग्रदूत किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है उदारीकरण के अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और भारत में जो है आर्थिक उदारीकरण की नीति कब लागू किया गया? 1999 में। किनके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन से पद पे थे? वित्त मंत्री के पद पे थे, बिल्कुल सही है। चलिए जी, आगे आपको बताना है, क्या बोलिए। नहीं, पीवी नरसिम्हा राव, उस समय प्रधानमंत्री होंगे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। आगे आपको बताना है, ये पूछा भी जाता है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय प्रधानमंत्री के पद पे कौन आसीन थे? पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है, यदि किसी देश में जो है पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगा, कहने का मतलब जो है आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी। यदि पूंजी निर्माण हो रहा है तो क्या होगा? आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी। आगे आपको बताना है, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही है? तीसरे पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे जो है आर्थिक विकास दर जो है सबसे कम रहा था। आगे बताना, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे अधिक रहा है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आर्थिक विकास दर जो है सबसे अधिक रहा है। आगे बताना, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। किसके द्वारा? मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। कैसा सिद्धांत था? भौतिक सिद्धांत था। किसका? जीवन का भौतिक सिद्धांत। और ये कब किए थे? 1976 में। कब हो जाएगा? 1976 में। आगे बताना है आपको, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन अभी जस्ट बताए थे महबूब उल हक के द्वारा। कब? 1990 में। कब हो जाएगा? 1990 में। नींद लेना आ रहा है कि नहीं को? आगे आपको बताना है, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक यानी बोले तो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत किया जाता है? UNDP के द्वारा किया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है जी हाँ HDI जो है प्रस्तुत किया जाता है। आगे आपको बताना, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट HDR जो है कब प्रकाशित किया गया, यानी कब जारी किया गया था? 2002 हो जाएगा। यानी भारत की पहली जो है मानव विकास रिपोर्ट यानी जिसे HDR बोलेंगे, कब प्रकाशित किया गया था? HDR मानव विकास रिपोर्ट हो जाएगा ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या रैंक भी बोल सकते हैं, यानी सूची हो गया। कब हो जाएगा? 2002 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में मानव विकास रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे बताना, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे आपको बताना है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में बांटा गया है। तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। तीनों क्षेत्र में कौन? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। और बताना है किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान तीसरे क्षेत्र का। और तीसरे क्षेत्र को जो सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। किसमें? सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। कृषि पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्रथम। उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय। और सेवा क्षेत्र डॉक्टरी जैसे बोलते हैं, ये सब जो आता है, ठीक है, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे आपको बताना है, यानी सेवा क्षेत्र चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, ये होटल, ये सभी जो है तीसरे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे आपको बताना है, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है, ठीक है। आगे बताना, वर्ष 1949 में जो है भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस हो जाएंगे। यानी वर्ष 1949 में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस।
यानी प्रकाश चंद्र महालनोबिस हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? एकदम दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किस पुस्तक में किया गया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया था। कब किया गया था? 1867-68 में किया गया था। कब? 1867-68 में। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है प्रति व्यक्ति आय जो है कितना रुपया बताया गया? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया गया था। बिल्कुल सही है। और आगे बताना वैज्ञानिक आधार पर जो है राष्ट्रीय आय का गणना किसके द्वारा किया गया था? BKBRV राव। ठीक है, BKBRV राव के द्वारा जो है, ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर जो है गणना किया गया था। कब? तो 1931-32 में। और कितना रुपया प्रति व्यक्ति आय किया गया था? 62 रुपया प्रति व्यक्ति आय किया गया था। इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी जान लीजिए 62 रुपया प्रति व्यक्ति आय जो किसके द्वारा? BKBRV राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि कब? तो 1931-32 में। आगे आपको बताना है स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है 4 अगस्त 1949 को जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था भारत सरकार द्वारा। जी, आगे बताना है धन निष्कासन सिद्धांत थ्योरी ऑफ ड्रेन न है किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। यानी धन का निष्कासन सिद्धांत जो है किसके? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे तो राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान कब दिया गया था? ये राष्ट्रीय आय का सबसे पहले जो सरकारी अनुमान जो है आय जो कब? 1949 में वित्त मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है वर्तमान में जो है किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा में। और वर्तमान में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आगे बताना भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? अभी जस्ट बताए थे, प्रथम हो जाएगा। ठीक है, अब बताना हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित? जनसंख्या से नहीं ना? नहीं। ठीक है, राष्ट्रीय आय से हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे हो जाएगा? राष्ट्रीय आय से हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर राजकृष्ण हो जाएंगे। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर राजकृष्णन। कब किए थे? 1981 में। कब होगा? 1981 में। अब बताना राष्ट्रीय आय की गणना में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद कौन करता है? तो NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के रूप में जाना जाता है। जो किसमें मदद करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना में किसका मदद करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मदद करता है। आगे आपको बताना भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी सकल घरेलू उत्पाद में जो है सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र कब जारी किया गया था? 1956 में। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र कब जारी किया गया था? 1956 में। किसके द्वारा जारी किया गया था? CSO के द्वारा किया गया था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे आपको बताना राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 29 जून को जो किन के स्मृति में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? PC महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। आगे बताना भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में स्थित है। आगे बताना वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? दिल्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, रेस्ट आगे कल के क्लास में चर्चा करें।